और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम खत्म नहीं हो जाए। और इंडियन फोर्सेस के खिलाफ आदिल में बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा था। ऐसे भी करके इंडियन फोर्सेस से बदला लेना था। अटैक करने के लिए जितने भी सामग्री यूज होते हैं वो सभी की कमी तो इसके जब जब OGW का नेटवर्क बड़ा रहता है, हमला करना उतना ही आसान रहता है। सबसे अच्छा समय है इंडिया के ऊपर और सारे हमले करने के। तो देखिए होता क्या है कि 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के इंसिडेंट के कारण अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है। तो मसूद अजहर को अफगानिस्तान तो छोड़ दिया गया था और उसको अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वह पाकिस्तान के बहावलपुर में चला जाता है। और पाकिस्तान के बहावलपुर में जाने के बाद पाकिस्तान की ISI मसूद अजहर की ग्रैंड वेलकम करती है और एक रैली भी निकाली गई। और इसी रैली में खड़े होकर मसूद अजहर ने अपना एक अलग टेररिस्ट ग्रुप लॉन्च किया और कहा कि ये जो जैश-ए-मोहम्मद के लोग हैं, मिलिटेंट हैं, वहीं कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। अब मसूद अजहर था, ये पाकिस्तान में चला गया था और पाकिस्तान में इसके पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे। उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी, जिसको लंबू भाई भी कहते थे, और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये तलहा को साउथ कश्मीर का मिलिटेंट कमांडर बना के। तो देखिए होता क्या है कि 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर को कंधार हाईजैक के इंसिडेंट के कारण अफगानिस्तान छोड़ना पड़ता है। तो मसूद अजहर को अफगानिस्तान तो छोड़ दिया गया था और उसको अफगानिस्तान छोड़ने के बाद वह पाकिस्तान के बहावलपुर में चला जाता है। और पाकिस्तान के बहावलपुर में जाने के बाद पाकिस्तान की ISI मसूद अजहर की ग्रैंड वेलकम करती है और एक रैली भी निकाली गई। और इसी रैली में खड़े होकर मसूद अजहर ने अपना एक अलग टेररिस्ट ग्रुप लॉन्च किया और कहा कि ये जो जैश-ए-मोहम्मद के लोग हैं, मिलिटेंट हैं, वहीं कश्मीर को इंडिया से अलग करके दिखाएंगे। अब मसूद अजहर था, ये पाकिस्तान में चला गया था और पाकिस्तान में इसके पास 5 सबसे ट्रस्टी लोग थे। उमर फारूक, उस्मान हैदर, तलहा मसूद, इस्माइल अलवी, जिसको लंबू भाई भी कहते थे, और अब्दुल राशिद गाजी। तो ये तलहा को साउथ कश्मीर का मिलिटेंट कमांडर बना के कश्मीर भेज देता है। अब तलहा जो था ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट स्नाइपर था और ये इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि यह मोबाइल के बेसिस पे अपना टारगेट लोकेट कर लेता था। तो इसको मसूद अजहर ने साउथ कश्मीर का मिलिटेंट कमांडर बना के भेजा था और उसको काम दिया गया था कि यंग कश्मीरियों को हायर करके उनको ट्रेनिंग दिलवा के और OGW का जो नेटवर्क है उसको और बड़ा करो। देखिए OGW का मतलब होता है ओवर ग्राउंड वर्कर। OGW क्या करते हैं कि ओवर ग्राउंड वर्कर इसका फुल फॉर्म होता है। OGW का काम क्या रहता है कि सेफ हाउस को अरेंज करना, यानी कि जब टेररिस्ट पाकिस्तान से कश्मीर आते हैं तो बहुत सारे सेफ हाउसेज होते हैं तो उनको चेंज करते रहते हैं। तो उनको चेंज कराने का ये सारा काम वही करते हैं। लॉजिस्टिक संभालना, छोटे छोटे इंटेल देना, कोई मिलिट्री फोर्स जा रहा है इसी रास्ते से और उसको मारना है तो उसका जो प्लानिंग होगा वो सारा का सारा प्लानिंग ये जाके अपने जो सरदार होगा अपने ग्रुप का उसको बताएगा। तो ये OGW जो है ये यही काम करते हैं। वो इंडियन फोर्सेस के खिलाफ सामने से हथियार नहीं उठाना चाहते बल्कि ये सिर्फ मैसेज का काम करते हैं, बैकग्राउंड का काम करते हैं। और जब जब OGW का नेटवर्क बड़ा रहता है, हमला करना उतना ही आसान रहता है और उतनी अच्छे प्रकार से हमला हो पाता है। तो बहुत सारा ये काम कर लेता है और खूब अपना ये जो OGW का नेटवर्क है बहुत बड़ा कर लेता है और यंग कश्मीरियों को अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा ये इकट्ठा कर लेता है। तो होता क्या है कि अब इतने सारे ये काम कर चुका था तो एक दिन पकड़े जाने के बाद इंडियन फोर्सेस ने इसको गोली मार दिया और उसी फायरिंग में इसकी डेथ भी हो गई। और उसके बाद बुरहान वानी एक नए स्टाइल में अपनी मिलिटेंसी दिखाता है। तो होता क्या था कि पहले जो मिलिटेंट थे, कमांडर वगैरह बनते थे, वो छुप कर रहते थे, लो प्रोफाइल रहते थे। पर ये जो हुआ बुरहान वानी, ये क्या करता था कि डायरेक्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट करता था। अगर कोई हमला करना हो तो ये हमला करने से पहले ही बता देता था कि मैं इसको मारने वाला हूँ, मैं इस यहाँ पर हमला करने वाला हूँ, जिसके कारण यह बहुत ही कम टाइम में कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो अब कुछ दिन बीतते हैं, समय आता है 8 जुलाई 2016। इस दिन बुरहान वानी को भी इंडियन फोर्सेस पकड़कर और उसको गोली मार देती है। अब इस इंसिडेंट के कारण कश्मीर में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था। तो ये जितने भी यंग कश्मीरी थे जो जैश-ए-मोहम्मद ज्वाइन किए थे वो प्रोटेस्ट करने निकल जाते हैं और उसी प्रोटेस्ट में आदिल डार जो इस पूरे पुलवामा अटैक की जड़ है यह भी भाग लेता है। और उस प्रोटेस्ट में भाग लेने से लगभग 5-10 आने वाले समय में 5-10 प्रोटेस्ट और भी करते हैं। ये एक बार ऐसे ही ये आदिल प्रोटेस्ट कर रहा था और उसके जो दो दोस्त थे, तौसीफ वसीर, ये जो दोनों दोस्त थे ये पूरे ब्रेन वॉश थे और ये तौसीफ वसीफ का भाई था वो भी ब्रेन वॉश था। ये क्या करते हैं कि आदिल को भी ब्रेन वॉश करके उसको ट्रेनिंग दिलवा के जैश-ए-मोहम्मद को ज्वाइन करवाने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रोटेस्ट किया था आदिल ने, उसी प्रोटेस्ट में इंडियन फोर्सेस ने आदिल के पैर पर गोली मारी थी और पैर पर गोली मारने के बाद वो आदिल का तबीयत बहुत ही खराब हो गया था, वो चलने लायक नहीं था। तो वो पहले उसको ठीक करने के लिए उसके माता पिता पहले
एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं और उसके बाद 1 महीना लगभग आदिल वहीं पे रहता है। सारा का सारा स्कूल जो था और सब पढ़ाई छोड़कर हॉस्पिटल में रहता है। और जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो उसकी स्वास्थ्य थी वो पहले जैसा नहीं थी, मेंटेन नहीं थी। तो वह क्या करता है, सबसे पहले तो यह अपनी स्कूल छोड़ देता है पूरी तरह से। और हुआ तो क्या था कि इंडियन फोर्सेस के खिलाफ आदिल में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा था और उसको कैसे भी करके इंडियन फोर्सेस से बदला लेना था। तो वो क्या करता है कि पहले तो ये अपने घर से निकल जाता है और घर वालों से बिना बताए दूसरी जगह चल जाता है। तो ये इंडियन फोर्सेस के खिलाफ तो इसको गुस्सा भरा हुआ था और ये घर से बाहर भी निकल चुका था। तो अब ये उसके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट था। तो होता क्या है कि वो सबसे पहले आंसर गजवात उल हिंद के टच में आता है। वो भी एक टेररिस्ट ग्रुप है जो इंडियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ती है। तो ये आदिल जो था आंसर गजवात उल हिंद के टच में आकर उसको भी ज्वाइन कर लेता है। और उसको ज्वाइन करने के बाद अपना घर भी चलाना था। घर से बाहर निकल चुका था लेकिन घर से कांटेक्ट उसका हो रहा था। तो घर चलाना था। एक वुड कटिंग का उसके दोस्त का मिल था, उसको भी ये उसमें भी काम करने लगता है और जो खर्चा होता था वो अपने घर पे भेजता था। तो उसके बाद अब ये आंसर गजवात उल हिंद जो टेररिस्ट ग्रुप था इसमें ज़्यादा हथियार नहीं थे और प्लानिंग अच्छे से नहीं होती थी, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, ज़्यादा मिलिटेंट भी नहीं थे और हथियारों की भी कमी थी, पैसों की भी कमी थी और ये वाहन ये सब मतलब कि अटैक करने के लिए जितने भी सामग्री यूज होते हैं उन सभी की कमी। तो इसके कारण मुदासिर खान इसी नाम से जैश ए मोहम्मद का एक OGW था, वो भी उस वुड कटिंग के मिल में काम कर रहा था, मुदासिर खान। तो ये उसके टच में आता है और वो क्या करता है कि आदिल का ब्रेन वॉश करके इसको बड़े बड़े सपने दिखाकर, शहादत के सपने दिखाकर जैश ए मोहम्मद को भी ज्वाइन करवा लेता है। अब ये जो था जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करना, इसके लिए यानी कि जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन इसका था इंडियन फोर्सेस से बदला लेना। और वो बदला कैसे लेता, तो देखिए होता क्या है कि इस्तीसादी और इंगिमासी ये दोनों प्रकार है हमला करने के। तो इस्तीसादी में होता क्या है कि मुझे अगर किसी इंडियन फोर्सेस को मारना है तो मैं बम लेकर जाऊंगा और बम से उनको उड़ा दूंगा, जिसमें मेरी भी जान जाएगी। ये फिक्स है कि मेरी जान जाएगी ही जाएगी। आत्मघाती बॉम्बर की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है। और इंगिमासी में होता क्या है कि ग्रुप अटैक किया जाता है, यानी कि मेरा एक जैश ए मोहम्मद का जो ग्रुप है, मान लीजिए मैंने उसको ज्वाइन कर लिया और उसको ज्वाइन करने के बाद मेरे साथ 5-10 और मिलिटेंट जाएंगे, मिलिटेंट कमांडर जाएंगे मेरे साथ अटैक करने के लिए और तब तक मारते रहेंगे जब तक हम खत्म नहीं हो जाए। और मान लीजिए कि हम 10 हैं तो हम 10 जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मारते रहेंगे। ऐसे ही एक अटैक हुआ था 26/11 का अटैक। तो देखिए जो आदिल था ये इस्तीसादी वाले कैटेगरी को चूज कर लेता है और आने वाले 6 मंथ तक उसकी ट्रेनिंग देता रहता है। और उसी ट्रेनिंग में इसे क्या क्या करना है, बम बनाने की ट्रेनिंग दिलवाई जाती है और इंडियन फोर्सेस को अगर पकड़े जाने पर मतलब कि जितनी सारी साजिश होती है वो सब बता दी जाती है। तो उसकी सारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाने के बाद अब समय आता है मेन काम यानी अटैक का। तो अब ये जो था कि 6 महीना अगर ट्रेनिंग कोई मिलिटेंट देता है तो उसका साजिश कोई छोटा नहीं होगा और उसका गोल टारगेट एक नहीं होगा कि हमने एक इंडियन फोर्स को मार दिया और हो गया, मैं एक बड़ा आतंकवाद बन गया। तो इसके लिए उन्होंने आदिल को बड़े हमले के लिए तैयार किया था। तो अब इसी बीच इंडियन फोर्सेस का एक कॉन्वे निकलने वाला था। तो कॉन्वे कब निकलता है, देखिए अगर काफ़ी सारे जो इंडियन फोर्सेस हैं वो छुट्टी पर गए, अपने घर गए और घूमने गए, तो वो आते हैं तो अपने अपने जहाँ उनका ट्रांसफ़र होता है वहाँ पर जाना होता है। कश्मीर में जम्मू ट्रांजिट कैंप था, उसी में सारे के सारे इंडियन फोर्सेस थे वो आकर जमा हो रहे थे और वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उधर तो वो सब अटैक की तैयारी कर चुके थे। और इसी बीच जो मिलिटेंट था जैश ए मोहम्मद का यानी मसूद अजहर का भतीजा उसको मार देती है और इससे मसूद अजहर बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। उमर को 3 मिनट 48 सेकंड का एक रिकॉर्डेड मैसेज भी भेजता है कि यही समय है, यही सबसे अच्छा समय है इंडिया के ऊपर और सारे हमले करने की। तो वह क्या करता है कि उसको तो आदिल को तो ट्रेनिंग दिलवा दिया था उसने और कॉन्वे भी निकलने वाला था। कॉन्वे का 5-6 डेट चेंज होता है। जो मसूद अजहर था वो इंटेलिजेंस इनपुट्स भेज रहा था और इंडियन फोर्सेस के मारने का जो प्लान था उनको बता रहा था कि मैं इस दिन हमला करूंगा, इस दिन हमला करूंगा, जैसे मोहम्मद का ग्रुप बता रहा था। और छोटे छोटे इनपुट्स आ रहे थे, हमेशा इनपुट्स आ रहे थे। कश्मीर के खुफिया एजेंसीज इनपुट्स दे रही थी कि इस दिन हमला होने वाला है, इस दिन भी हमला होने वाला है। 6 फरवरी को भी हमला होने वाला था। यहाँ तक कि जिस दिन हमला हुआ उससे एक दिन पहले भी खबर आया था कि हमला होने वाला है, बहुत बड़ा हमला होने वाला है। तो कॉन्वे को निकलना था 6 फरवरी को और 9 फरवरी को था ये अफजल गुरु का डेथ एनिवर्सरी था। उसको इंडिया में फांसी दी गई थी। तो वो 9 फरवरी को नहीं करके 6 फरवरी से
14 फरवरी तक डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है और 14 फरवरी उसको फिक्स कर दी जाती है कि हाँ 14 फरवरी को ही निकलेगी बस, ये कॉन्वे निकलेगी। तो कॉन्वे होता क्या है कि बहुत सारे बसेस एक साथ चलती है, मिलिट्री की बसेस, तो उसे कॉन्वे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि कॉन्वे निकलने के पहले आरओपी की टीम आती है, उसे जांच करती है, रोड्स को जांच करती है, क्या कुछ है तो नहीं हम जिससे इंडियन फोर्सेस को हानि पहुंच सके, लॉस हो सके। तो वो आरओपी का मतलब रोड ओपनिंग पार्टी, ये जांच करती है और उसके बाद कंफर्म करती है कि हाँ सारे के सारे रूट्स सही हैं, इस रास्ते से कॉन्वे जा सकती है। तो अब कॉन्वे जाने वाला था, अब आदिल तो आ चुका था हाजीबल ब्रिज को पार करके और कॉन्वे निकल रही थी। तो कॉन्वे निकल रही थी और आदिल जब तक आता है तब तक 2-4 बसें आगे जा चुकी थी। ऐसा ही मोहनलाल ने उसको नोटिस किया कि आदिल की जो गाड़ी है वो बहुत ही एबनॉर्मल स्पीड से चल रही थी। तो वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता है, वो रुकने की जगह अपनी स्पीड और बढ़ा देता है और NH-44 हाईवे में चला जाता है। अब नहीं रुकने के कारण ऐसा ही मोहनलाल को इस पे शक होता है और ये उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। और आदिल जो था वो 2-4 बसेस को छोड़कर बस नंबर 5 जो था उसमें एक बार टक्कर मारता है और फिर अलग ऐसे वैसे गाड़ी चलाने लगता है, कटिंग करने लगता है। सब इंस्पेक्टर मोहनलाल जो थे तो वो वॉकी टॉकी पर एक कोडेड मैसेज भेजते हैं 444, बहुत ही बड़ा हाई अलर्ट सिग्नल है। सारे के सारे इंडियन फोर्सेज होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, सभी कोई सावधान हो जाता है। तब तक ये आदिल जो था वो सारे बसें को छोड़कर बस नंबर 5 जो था उसमें जाकर दूसरी बार एक टक्कर मारता है और ब्लास्ट कर देता है।